अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एनम रिएक्शन। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है वाई इज़ वेस्ट इंडिया मोर डेवलप्ड देन ईस्ट। तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और अगर हम इंडिया को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना, तो बॉस अपना इंडिया तो मानो अलग ही देश लगता है। आई मीन जस्ट टेक अ लुक एट इट। इस लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितना डिफरेंस है। जीडीपी वाइज वेस्ट इंडिया बेटर है ईस्ट इंडिया से। लिटरेसी रेट वेस्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया से ज्यादा बेटर है। कमर्शियली, इंफ्रास्ट्रक्चरली, पॉपुलेशन वाइज एंड इनफैक्ट हेल्थ सर्विसेज में भी वेस्ट आगे है ईस्ट से। बट वेट अ मिनट, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें ना, मौर्य एम्पायर का बेस पाटलिपुत्र और यहां तक कि चोलास, शुंगास एंड पालास का भी बेस ईस्ट इंडिया में ही था। और ये सारे प्रोमिनेंट इंडियन डायनेस्टीज थे। इसका मतलब साफ था कि सारा पैसा और डेवलपमेंट ईस्ट में ज्यादा था। तो फिर कैसे आज की तारीख वेस्ट में नहीं था, से इतना आगे निकल गया? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। चलो, डेवलपमेंट का ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट होने की शुरुआत होती है आज से 2340 साल पहले, 2000 जब मौर्यन एम्पायर ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक करके अपने कैपिटल यानी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। वही पाटलिपुत्र शहर जो आज के मॉडर्न डे का पटना है। एंड बिलीव मी, उस समय में ये शहर आज के मुंबई और दिल्ली के जितना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोमिनेंस होल्ड करता था। यानी उस वक्त डेवलपमेंट ईस्टर्न साइड पर था। बट धीरे धीरे उसके बाद कई सारे डायनेस्टीज आए, कई सारे डायनेस्टीज गए, और फिर मौर्यन एम्पायर के अप्रोक्सीमेटली 1330 इयर्स बाद राइज हुए ईस्टर्न इंडिया में द माइटी चोलास। और माइटी इसीलिए क्योंकि इस डायनेस्टी को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया था। अब जरा सोचो, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है तो ऑब्वियसली उस टाइम का मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसी डायनेस्टी में होगा। और वो उतने एडवांस थे भी। इनफैक्ट यही वो डायनेस्टी है जिसने आज के मॉडर्न डे इंडिया की सी ट्रेड की भी नींव रखी। और इनका पॉलिटिक्स, ट्रेड और बिजनेस करने का बेस वेल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और इसके बाद वक्त एक बार बदला, कई सारे डायनेस्टीज आए और गए, और देखते ही देखते 16वीं सदी में एक बार प्रोमिनेंस गेन किया द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल ने, व्हिच इज ऑफ कोर्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये प्रोविंस उस टाइम के इंडिया का सबसे वेल्दीएस्ट प्रोविंस भी था। एंड डू यू नो हाउ मच जीडीपी इट यूज्ड टू कंट्रीब्यूट? वेल, मोर देन 24.4% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड जीडीपी, जो आज के तारीख में अमेरिका और चाइना जैसे वर्ल्ड सुपर पावर्स भी नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो ईस्टर्न साइड आज डेवलपमेंटली चैलेंज्ड है। वेस्टर्न साइड के एक सिटी मुंबई, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, उसकी अगर हम बात कर ले तो वो इंडियन जीडीपी का 6.16% कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ एक शहर। और ये मैप भी क्लियरली शो करता है कितना डेवलपमेंट वेस्ट साइड से आ रहा है और कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईस्ट साइड में है। बट क्या सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वेल, इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट कमर्शियल सिटीज जैसे कि मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड मेनी अदर सिटीज वेस्टर्न साइड में ही सिचुएटेड है। एंड एज वी ऑल नो, जहां पर कमर्शियल हब्स ज्यादा होंगे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा होगा, जो कि है भी। जैसे ये मैप देखो, इस मैप में आप देख सकते हो एक बेसिक नेसेसिटी पाइप्ड गैस का कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वेस्ट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट। ट्रैवलिंग नीड्स को भी पूरा करने के लिए वेस्ट में ज्यादा एयरपोर्ट्स है, जिसका मतलब ये है कि वेस्ट में एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट। व्हिच ब्रिंग्स अस बैक अगेन टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इतना डेवलपमेंट ईस्ट में पास्ट में होने के बावजूद वेस्ट आगे कैसे निकल गया? बंगाल की वजह से इंडिया का वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देख ब्रिटिशर्स ने उसे हड़पने का सोचा, जो उन्होंने 1765 के बक्सार वॉर को जीतकर किया भी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? एज ऑब्वियस, सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करो, अपना राज एस्टैब्लिश करो, और फाइनली वहां से आए रिसोर्सेज और रेवेन्यू को अपने घर भेज दो। बट ये सारी तो यही करते हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया से वेस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड पे सिचुएटेड अपनी कंट्री में लूट कर भेजना मुश्किल था। और यही वो पल था जब उन्होंने अपने कमर्शियल बेसिस को ईस्ट से हटाकर वेस्ट कोस्ट पे बॉम्बे को बनाने का प्लान कर दिया। वही बॉम्बे जो ब्रिटिशर्स को पोर्चुगीज से लिटरली दहेज में मिला था। वही बॉम्बे जहां से वो आराम से सूरत में सिचुएटेड अपने वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल डच को कंपीट कर सके। इसी समय डच और ब्रिटिशर्स के बीच होने वाले ट्रेडिंग वॉर में ब्रिटिशर्स आगे थे विद रफली 260.11 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर इन प्रॉफिट, जहां मोस्टली ट्रेडिंग होता था गोल्ड, सिल्क, कॉटन, इंडिगो डाई, टी और ओपियम जैसे कमोडिटीज का। और ट्रेडिंग एम्पायर पर अपना एक मेवा वर्चस्व जताने छिड़े वॉर्स बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स। लेकिन आज के ट्रेडर्स आज के न्यू एज एसेट्स में ट्रेड कर रहे हैं, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हिच इज यूज्ड बाय कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंटेल। और साथ ही हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में लगभग 65,000 कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। एंड माइंड यू, आज के समय में सिर्फ ये 5 स्टेट मिलकर इंडिया में 827 करोड़ से ज्यादा का ट्रेडिंग कर चुके हैं। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टार्ट विद इज कॉइनस्विच। यहाँ पर आप क्रिप्टो एसेट जैसे एथेरियम, बिटकॉइन, डोजकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। कॉइनस्विच इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो ऐप है जहां पर मोस्ट अवेटेड फीचर क्रिप्टोस की एसआईपी लॉन्च हुआ है। जिसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि बहुत सिमिलर है म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी की तरह। इसमें बस आपको आपका फेवरेट क्रिप्टो चुनना है, एक अमाउंट सेट कर लो जिसकी मदद से आप हर महीने वो सेम क्रिप्टो परचेस करोगे। आपको मार्केट्स को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है और कॉइनस्विच 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन फ्री दे रहा है एज अ जॉइनिंग बोनस। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करना है और इसमें केवाईसी करके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। सो हरी नाउ एंड स्टार्ट योर एसआईपी जर्नी विद कॉइनस्विच कुबेर टुडे। सो अब लौटते वापस अपने वीडियो पे, जहां पे मैं ये बता रहा था कि कैसे ब्रिटिशर्स बॉम्बे में आए डच को चुनौती देने के लिए। बट जब वो बॉम्बे आए तो ये बस एक 7 आइलैंड का ग्रुप था जिसपे लिटरली कुछ नहीं था। वहां पर बस थे कुछ नेटिव ट्राइब्स और जंगल। अब ऑब्वियसली बात है, यही जमीन उनके लिए ट्रेडिंग हब और मेन कमर्शियल सेंटर बनने वाला था और इसीलिए उन्होंने इन आइलैंडों को जोड़कर एक करके बॉम्बे को एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर और फाइनेंशियल हब की शक्ल दी। और यहीं से बन गया बॉम्बे एक एम्बिशियस, एक कभी नहीं सोने और रुकने वाला सिटी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से अप्रोक्सीमेटली 80s तक इंडिया का ग्रोथ 3.5% पे रुका ही था। मानो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को फेस कर रहा था। हमारे सारे फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो चुके थे। आज जो हाल श्रीलंका और नेपाल का है वो तब हम फेस कर रहे थे। और इसी डार्क फेज ने पाकिस्तान भी करीब है, मुंबई को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया, क्योंकि 1991 में जब पीएम नरसिम्हा राव ने हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज किया तो इसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज भी अब इंडिया में इजीली बिजनेस कर सकती थी। और अब इंडिया का फाइनेंशियल और ट्रेडिंग हब कौन था? मुंबई। हेंस ज्यादातर कंपनीज यहां सेटल हुई और मुंबई को ग्रो होने के लिए एक अलग ही बूस्ट मिला, जिससे इन्फ्लुएंस होकर बाकी वेस्टर्न सिटीज लाइक पुणे, सूरत, बैंगलोर ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया। मगर जितना बड़ा हाथ वेस्टर्न इंडिया को डेवलप करने में उसके इतिहास का है, उतना ही बड़ा हाथ वहां के भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी है। आई मीन इंडिया का ये वाला मैप देखिए, इसमें इंडिया में कहां कहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है वो रिप्रेजेंट किया गया है बाय कलर्स, विद ब्लू कलर रिप्रेजेंटिंग हाईली फर्टाइल या रिसोर्सफुल लैंड्स। सो इसमें अब आपको क्लियरली दिखेगा कि द ईस्ट ऑफ इंडिया इज इन जनरल मोर रिच इन रिसोर्सेज देन द वेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम बस यही है कि जिस भी रीजन का लैंड ज्यादा रिसोर्सफुल होता है, अनफॉर्चुनेटली इट इज प्रोन टू एक्सेसिव माइनिंग, हाई लेवल्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर्स ऑफ एम्प्टी माइंस। मतलब आसान शब्दों में एक्सप्लॉयटेशन। नाउ इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ईस्ट की सॉइल की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई कि वहां पर किसी भी सेक्टर का ज्यादा ग्रो होना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन वेस्ट में ऑन दी अदर साइड, क्योंकि इतनी एक्सप्लॉयटेशन अब तक नहीं हुई है, तो यहाँ पर सॉइल आज की तारीख में भी काफी ज्यादा फर्टाइल है, यानी इन टर्न ओवरऑल डेवलपमेंट को ज्यादा सपोर्ट करता है। अब इंडिया के ज्योग्राफी ने कैसे वेस्टर्न साइड के डेवलपमेंट को एड किया ये तो हमने देख लिया, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी ने भी वेस्टर्न साइड को ग्रो करने में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रखे हैं। बात ये है ना, इंडिया का ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड सी रूट के जरिए ही होता है और सुएज कैनाल जैसा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिजीएस्ट पोर्ट्स इंडिया के वेस्ट साइड में ही सिचुएटेड है, व्हिच मींस उस साइड से ट्रेडिंग ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। एंड कपल दैट विद द फैक्ट कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका वो भी वेस्टर्न साइड में ही है और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज जो भी अच्छा खासा ट्रेड शेयर करते हैं वो भी वेस्ट साइड में ही लाई करते हैं और इसीलिए जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर, अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग इज कंडक्टेड इन द वेस्टर्न साइड। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंडिया के हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने हमारे डेमोग्राफिक्स को शेप किया है और हमारे देश के डेमोग्राफिक्स ने हमारे देश के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि डेमोग्राफी नंबर 1, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड माइग्रेशन। अब जरा इस पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप को देखो। अगर हम इस मैप को वर्टिकली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो चीजें काफी सिंपल है, क्योंकि वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट साइड। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में आए एक आर्टिकल में ये बात काफी क्लियरली स्टेटेड थी कि 2020 तक इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन अपने बर्थ प्लेस से कहीं और माइग्रेट कर चुकी है। एंड माइंड यू, ये माइग्रेशन ट्रेंड आजकल का नहीं है। 1991 सेंसस, 2001 सेंसस एंड 2011 सेंसस, ये सब एक ही चीज दर्शा रहे हैं, लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन तो जैसे हम जान ही चुके हैं, वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरली और कमर्शियली काफी जो इलाका ज्यादा डेवलप होगा उधर ही लोग जाएंगे ना। आज वेस्ट के लिए पाकिस्तान में भी हालात है। इंडिया की वेस्टर्न सिटीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी ओवर पॉपुलेशन फेस कर रही है, व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ स्लम्स, ओवरक्राउडिंग एंड चीप लेबर्स इन दीस सिटीज। और यहाँ पर मुझे पर्सनली तो नहीं लगता है कि ये ट्रेंड रुकने वाला भी है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की रिपोर्ट के हिसाब से माइग्रेशन रेट इंडिया में 4.5% से हर साल बढ़ते जा रहा है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वेस्ट में
में आ जाएगी और एक साइड इंडिया का बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगा और दूसरा साइड पीछे रह जाएगा। जिस और तरह अब बलूचिस्तान में आज कुछ आते नहीं हैं है, final पंजाब में point लोग पर, ज़्यादा जो आ रहे हैं। रीजन है वेस्ट के डेवलप कराची है होने के पंजाब में। पीछे। डेमोग्राफी नंबर 2, लिटरेसी एंड ट्राइब्स। जरा इस मैप को देखो, पहले देखे हुए मैप की तरह ना अगर हम इसे भी वर्टिकली डिवाइड करें तो इसमें भी हमें वेस्टर्न साइड पर कंपैरेटिवली ज्यादा लिटरेसी दिख रहा है। अब पॉपुलेशन लिटरेट यानी वर्कर्स स्किल्ड होंगे, स्किल्ड वर्कर्स यानी उनकी सैलरी हाई होगी और सैलरी हाई का मतलब कंट्री के उस रीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा, हेंस वो एरिया डेवलप होगा। पर ऐसा नहीं है कि ईस्ट साइड में रहने वाले सभी लोग इलिटरेट है। प्रॉब्लम बस ये है कि ईस्ट में रहने वाली मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल लोगों की है। यू नो, ट्राइब्स लाइक संथल, मुंडा, ओराउन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट उन पार्ट्स में नेग्लिजिबल होता है। और फाइनली फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इस डिस्पैरिटी के आखिरी पॉइंट पर, जो है रीजन नंबर 4, पॉलिटिक्स। स्टेट्स डेवलप तब होंगे जब यूनियन गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी, राइट? और हर एनुअल बजट में यूनियन गवर्नमेंट उन्हें पैसा एलोकेट भी करती है। कितना पता है? वेल, स्पेसिफिकली अगर हम ईस्ट को मिलने वाले शेयर्स की बात करें ना, तो उन्हें 50% से ज्यादा का शेयर मिलता है। और इसमें भी अगर हम और स्पेसिफिक हो जाए तो यूपी और बिहार को रिस्पेक्टिवली 17.939% और 10.058% का शेयर मिलता है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी इन दोनों स्टेट्स में और ईस्ट साइड में डेवलपमेंट कितना है और उसे वेस्ट साइड से कितना कंपेयर कर सकते हैं, आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत भी है। और वहीं पर वेस्टर्न स्टेट्स को सिर्फ 1/4 नेट प्रोसीड्स मिलते हैं और उसके बावजूद भी टॉप 5 में से 4 लेस पुअर स्टेट्स वेस्टर्न है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईस्ट को मिलने वाला इतना सारा पैसा आखिर जाता कहां है? वेल, शायद ज्यादातर पैसा वहां की इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में जा रहा है, क्योंकि आज 70 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 स्टेट्स नक्सल एक्सट्रीमिज्म से जूझ रहे हैं, जिसे कॉमनली हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। इंडिया के ईस्टर्न रीजन्स में नक्सलिज्म है। पिछले 20 सालों में 12,000 जाने भी गई हैं और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हीं नक्सलवादियों ने 1200 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डैमेज भी कर दिए हैं। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्हें स्कूल्स, जॉब्स और ट्राइबल लैंड्स अपने नाम चाहिए। और नाम से उनका मतलब ये है कि वहां पर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा, उन्हें वही लोग इंडिपेंडेंटली हैंडल करेंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट ग्रुप्स की बात करें तो उनकी तो कुछ अलग ही मांगे हैं। जैसे नागा इंसर्जेंट अपना अलग ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं और इन्हीं सारे टर्मोइल्स से ईस्टर्न स्टेट्स का मेजर डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है। बट वेस्ट में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता और वेस्ट की स्टेबिलिटी की वजह से वो हमेशा से एक स्टेप आगे ही रहा है। और अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे इशू को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखूं ना, तो ये अनइवन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये सेम प्रॉब्लम है। बट ऑफ कोर्स हर ये मुल्क में कुछ ना प्रॉब्लम कुछ काफी होता है। प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। टेक नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल। आज की तारीख में ये दोनों देश अलग है, लेकिन एक समय पे ये देश यूनाइटेड हुआ करते थे। सो बस ऐसा ना हो जाए कि एक पार्ट बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाए और दूसरा नहीं, और फिर डिफरेंसेस इतने क्रिएट हो जाए कि लोग अलग बात के डिमांड करने लग जाए। ऐसे डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारा सिविल अनरेस्ट भी क्रिएट होता है, जैसे हमने नक्सलवादियों के केसेस में देखा। और अगर इसे तुरंत ट्रीट नहीं किया जाए हाई प्रायोरिटी में, तो उस कंट्री की इंटरनेशनल रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है, जो कि ऑब्वियसली एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये अनइवन डेवलपमेंट की समस्या कॉमन तो बहुत होगी पूरे दुनिया भर में, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे ट्रीट भी करना, जितना हो सके इसे इवन बनाना, बिकॉज लॉन्ग टर्म में देश के डेवलपमेंट में और उसे सुपर पावर बनाने में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो आपको क्या लगता है, क्या मेजर्स इंडिया ले सकता है स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स रिप्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस लाके मैं आपका नॉलेज बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कौन सा आपको भाई यही था सिंपल, कि ज़्यादातर जिस तरह पाकिस्तान में, कराची, पंजाब में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो लोग जो देहात वगैरह है उधर से पंजाब या कराची में हिजरत कर रहे हैं। तो और इस क्या नाम है, मुंबई, इधर जो वेस्ट इंडिया का इधर डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो ईस्ट से ज़्यादातर लोग सहूलियात को देख के उधर जा रहे हैं, यानी कि ईस्ट खाली हो रहा है और वेस्ट बढ़ रहा है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आज का रिएक्शन भी आप दोस्तों को पसंद आया हो। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।